राजेंद्र काफी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उससे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियां पैदा हो गई थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका था। गरीबी की बैसाखियां थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए जो उसके पास थी नहीं। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ राजा राम के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। राजाराम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। राजेंद्र उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। राजाराम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, खो राजेंद्र, कैसे आना हुआ मालिक? बोलो, आपके पास एक आशा लेकर आया था। राजेंद्र ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मुझ अभागे की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। राजाराम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र जी मालिक, बैठो। राजेंद्र डरता हुआ सा सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। राजाराम ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। राजाराम के इस रूप को देखकर राजेंद्र मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राजाराम अपने सामने किसी को बैठाना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा? क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है? ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे मथने लगा। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ राजाराम ने अपने हाथों से चाय बनाई। एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया, लो राजेंद्र, चाय पियो। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। राजाराम ने कहा, बाद में हम उस विषय में बातें करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट्स रखे थे, मगर उसने उनमें से कोई बिस्कुट उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ राजाराम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मिल हैं और न जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। चक्कर उसकी समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा था कि कहीं ऐसा न हो कि सेठ राजाराम, जो कि विधुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो। लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पसोपेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। राजाराम ने भी चाय समाप्त कर ली थी।
उसके बाद राजाराम ने राजेंद्र की ओर मुखातिब होते हुए कहा, राजेंद्र जी मालिक, शायद आप यह जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। राजाराम ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ राजेंद्र जी। राजाराम ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है लेकिन कोई वारिस नहीं है, बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपभोग करने वाला कोई न हो तब तक यह सब बेकार है। जी मैं यह जानता हूँ, आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। राजाराम ने कहा, यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी, और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ ले कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी बल्कि आप अपनी बाकी की तीनों बेटियों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। जी। राजेंद्र हकलाता हुआ बोला, अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बातें कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बातें वहीं होगी। जी। और राजेंद्र वहां से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद राजाराम अपने ऑफिस कार्य में लग गया। राजेंद्र प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से वह सब बातें कह दी जो राजाराम ने उससे कही थी। राजाराम की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उनके मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, अलका से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। अलका को उन्होंने वही बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। अलका की माँ ने उससे कहा, बेटी, आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ राजाराम का पैगाम आया है। उसकी उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने यह कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे बल्कि तुम्हारी बाकी तीनों बहनों के भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवारों में हो सकेंगे। जी, तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें सोचना क्या है? अलका ने कहा, यदि मैं सेठ राजाराम से शादी कर लूं और उसकी पत्नी बन जाऊं तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वे दोनों बेटी की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने तो नोटों का ढेर घूम गया था। अगले दिन राजेंद्र सुबह 9 बजे सेठ राजाराम की कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। सेठ राजाराम लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर राजेंद्र ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए राजाराम ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। राजेंद्र सामने बैठ गया। सेठ राजाराम के पास उसका छोटा भाई विनय बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 17-18 वर्ष। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंगंग गठीला व कसरती। राजाराम ने विनय से चाय बनाने को कहा। विनय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डाल दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेंद्र चाय पीने लगा।
राजाराम ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक ओर रख दिया और फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, कहिए आपको क्या विचार है? जी हम तैयार हैं। राजेंद्र ने कहा, हमने स्वयं अलका से पूछ लिया है, उसे भी कोई ऐतराज नहीं है। गुड। जब राजेंद्र ने चाय समाप्त कर ली तो राजाराम राजेंद्र को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर आकर उसने राजेंद्र को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाइएगा, वह खाली पड़ी है। सेठ जी यह सब कुछ मैं कैसे लूं? राजेंद्र ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाले लेते नहीं देते हैं। आप चिंता न कीजिए। राजाराम ने कहा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास अथाह दौलत है, इसमें 2-4 या 10-20 लाख निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। सेठ राजाराम का श्वसुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। जी। और हाँ, राजाराम ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए, दिल खोलकर पैसा खर्च कीजिए। राजेंद्र मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में इस कभी स्वप्न में भी एक साथ नहीं देखा था। 2 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर कर देखूंगा। कभी कभी वह सोचता था कि कहीं इतने नोटों को एक साथ से उसका हाथ फेल न हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर राजाराम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर इन्हें इनके घर ले जा और वहां से इनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुंचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना। जो आज्ञा सेठ जी। तब राजेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। उसे लगा यह सब स्वप्न है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने अपनी उंगली दांत के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ तो वह समझ गया कि यह स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत ही है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और राजेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। राजेंद्र ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। राजेंद्र का तो जैसे भाग्य ही बदल गया था। तभी तो कहते हैं, स्त्रियः चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्य।